भारत में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। लेकिन आज हम जानने वाले हैं एक मुस्लिम महिला की कहानी, जिसने भारत ही नहीं इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत की थी। कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी से, जो 1206 में अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभालने के साथ भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ी। 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद गद्दी पर उनका बेटा आराम शाह बैठ गया, मगर वह एक अयोग्य शासक था, तो उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। रजिया सुल्तान इसी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के 11 बेटे होने के बावजूद भी उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर था। इल्तुतमिश हर मामले में अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी रजिया सुल्तान की राय लेना पसंद करता था। लेकिन यह बात इल्तुतमिश के 11 बेटों को बहुत ज्यादा खटकती थी। उनको लगता था कि हमारे इतने ताकतवर होने के बावजूद हमारे पिता एक लड़की को इतना बढ़ावा देते हैं और उसे हर काम में सबसे आगे रखते हैं। लेकिन हकीकत भी यह थी कि रजिया सुल्तान बहुत काबिल और कुशल लड़की थी। वो अपने भाइयों से कतई कम नहीं थी। वो हर मामले में उनके बराबर थी। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी बहुत बखूबी सीखा था। उन्हें इन कलाओं में महारत हासिल थी। उनके पिता कहीं भी जाने से पहले अपने पूरे राज्य की बागडोर अपने 11 बेटों को ना देकर अपनी बेटी रजिया सुल्तान के हाथों में देकर जाया करते थे, और रजिया सुल्तान अपने पिता के किए गए भरोसे पर हमेशा खरी उतरती थी और उनकी गैर मौजूदगी में राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रजिया सुल्तान की काबिलियत से उनके पिता इल्तुतमिश को यह भरोसा हो गया था कि वे उनके राज्य को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में अपने मरने के बाद सारे राज्य का जिम्मा रजिया सुल्तान के हाथों में सौंप दिया। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अयोग्य शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम लोगों की मदद से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 10 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका बनी। इस तरह 1236 में पहली बार कोई मुस्लिम औरत थी जिसने हिंदुस्तान पर सुल्तान बनकर राज किया था। रजिया सुल्तान शासन करने योग्य थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे काम भी करवाए। उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए अच्छी सड़कें और बड़ी लाइब्रेरी जैसी चीजें बनवाई थी। रजिया सुल्तान को यह बात अच्छे से पता थी कि उसके राज्य के ज्यादातर लोग तुर्की से आए हुए हैं, और वह यह भी जानती थी कि तुर्की के लोग एक औरत की सल्तनत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए वो अपना लिबास मर्दों की तरह बनाकर तख्त पर बैठती थी और वो सभी काम मर्दों की तरह ही करती थी। वो मर्दों की तरह लड़ा करती थी और उन्हीं की तरह अपने सेना का नेतृत्व खुद करती थी। उनमें इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी जिसका उन्हें डर था वही हुआ। उनके अच्छे शासन चलाने के बावजूद भी बागियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी ताकि उन्हें तख्त से हटाया जा सके। रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि रजिया सुल्तान से पहले राज करने वाला उसके भाई का वजीर ही था। लेकिन रजिया सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थी। उन्होंने उन बागियों के बीच फूट डालने का सोचा और वो उसमें कामयाब भी हुई। इस तरह रजिया सुल्तान ने अपने खिलाफ होने वाले बहुत बड़ी बगावत को कुचल डाला था। इस बगावत के बाद जब लोगों ने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी बगावत को अपनी होशियारी और बुद्धि से मात दे दी, तब लोगों में उनके प्रति खौफ और इज्जत बहुत बढ़ गई। लेकिन अब भी महल में ऐसे लोग मौजूद थे जो कि उनको सिंहासन से हटाना चाहते थे, और आखिरकार उन लोगों को एक मौका मिल ही गया। रजिया सुल्तान के महल में एक गुलाम रहता था जिसका नाम याकूत था। कहते हैं रजिया सुल्तान उस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। पहले वो गुलाम रजिया सुल्तान के घोड़े के अस्तबल का दारोगा हुआ करता था, लेकिन अचानक रजिया सुल्तान ने इसको दारोगा से सीधा अमीर का दर्जा दे दिया। कुछ अरसे बाद उस काले गुलाम को अमीरों का अमीर बना दिया।
जो उस दौर में बहुत बड़े तुर्कों को दिया जाता था। लोगों ने यह अफवाह उड़ाना भी शुरू कर दिया कि रजिया सुल्तान का इस गुलाम के साथ संबंध भी थे। इन सब बातों को देखते हुए रजिया सुल्तान को अपनी गलतियों में सुधार लाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए और अधिक बढ़ावा देना शुरू कर दिया। रजिया सुल्तान अपने हर फैसले में उसकी राय जरूर लेती थी। इस फैसले से दरबार के बाकी तुर्की लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए और वो सभी रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उतर आए। वहीं पंजाब के भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वो किसी भी हाल में रजिया को पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। जब रजिया ने अल्तुनिया के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो अल्तुनिया ने कई दूसरे विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो हरियाणा के कैथल पहुंची, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा अक्टूबर 1240 में दोनों मारे गए। इस तरह से दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाली एक होशियार, बहादुर और योग्य शासिका का अंत हो गया।